नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का भी टॉपिक होगा संसद यानी पार्लियामेंट। तो देखें, संसद के तीन अंग हैं जी, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो ये पूछा जाए कि संसद किस किस से मिलकर बनती है? संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? ये बात आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 यानी 79 में लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग क्यों होता है? तो राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग इसलिए होता है, कोई भी कानून हो, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अब देखते हैं लोकसभा क्या है। तो ये पूछा जाए कि प्रथम सदन कौन सा है? तो प्रथम सदन लोकसभा है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अस्थायी सदन कौन सा है? तो अस्थायी सदन लोकसभा है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन भी लोकसभा है। इसी प्रकार लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो लोकप्रिय सदन भी कौन सा है जी? लोकसभा है। तो परीक्षा में ये पूछें कि प्रथम सदन किस सदन को कहते हैं? लोकसभा को। अस्थायी सदन लोकसभा। अस्थायी क्यों है ये? यदि किसी गवर्नमेंट को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। निम्न सदन है और लोकप्रिय यानी लोगों का सदन है। तो प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन कौन सा होगा जी? लोकसभा होगा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु क्या चाहिए? तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 25 वर्ष। इसी प्रकार ये पूछें कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जी। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव कौन करती है? तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा कि वर्तमान में कितनी सीटों पे चुनाव होते हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो निर्वाचित सीटें, कितनी सीटों पे निर्वाचन होता है जी वर्तमान में? 543 पे। जबकि लोकसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं? तो लोकसभा की 550 सीटें हो सकती हैं। तो वर्तमान में तो कितनी सीटों पे निर्वाचन होता है? 543, जबकि हो कितनी सकती हैं? 550। एक चीज और देखें, लोकसभा में पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था। 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या करता था जी? मनोनीत करता था। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करता है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ और 2020 में लागू हुआ, उसके तहत अब राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करेगा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो लोकसभा का सामान्य रूप से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्य रूप से। लेकिन यदि लोकसभा को बहुमत नहीं हो तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो ये पूछा जाए कि अस्थायी सदन कौन सा है जी? लोकसभा। और लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार
लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है जी? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने में से करती है, यानी लोकसभा अपने में से ही लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेता है? सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। जबकि ये पूछा जाए कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार लोकसभा की कार्रवाई चलने के लिए इसकी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की कार्रवाई चलने के लिए इसकी गणपूर्ति सदस्य संख्या का कितनी होनी चाहिए जी? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। तो ये पूछे कि लोकसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए जी? लोकसभा की गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। इसी प्रकार लोकसभा संसद का दूसरा सदन है, संसद का दूसरा सदन है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो दूसरा सदन कौन सा है जी? राज्यसभा है। तो इस पे डिस्कस करते हैं। तो एक तो राज्यसभा कौन सा सदन है जी? द्वितीय सदन है। राज्यसभा कौन सा सदन है? द्वितीय। क्यों? जब प्रथम सदन कौन सा है? प्रथम सदन लोकसभा है, तो द्वितीय सदन कौन सा है जी? राज्यसभा है। इसी प्रकार लोकसभा निम्न सदन है जी। जब ये निम्न सदन है, तो राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है। इसी प्रकार लोकसभा अस्थायी सदन है, यानी लोकसभा भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। तो ये पूछा जाए कि द्वितीय सदन, उच्च सदन व स्थायी सदन किस सदन को कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं। देखें, संसद के अंग 3 हैं, जबकि संसद के सदन कितने हैं? 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 30 वर्ष। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी राज्यसभा सदस्यों को जनता नहीं चुनती। तो राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनते हैं? एमएलए, यानी विधायक,
यानी राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं जी? विधायक यानी एमएलए करते हैं। यानी जनता किनको चुनती है? विधायक को। और विधायक किसको चुनते हैं? राज्यसभा सदस्यों को। तो चुनाव कैसे हुआ जी? अप्रत्यक्ष रूप से। इसी प्रकार राज्यसभा की सीटें कितनी हैं जी? 245 है। जबकि राज्यसभा की सीटें हो कितनी सकती हैं? राज्यसभा की सीटें 250 हो सकती हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है जी? 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता। अब देखें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 6 वर्ष का होता है। और इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राज्यसभा के सदस्य एक साथ नहीं हटते, यानी एक तिहाई 2 वर्ष के बाद में उसकी जगह फिर नए एक तिहाई चुने जाएंगे, फिर उसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष के बाद में, फिर एक तिहाई 2 वर्ष के बाद में। कहने का अर्थ है कि राज्यसभा में सदस्य संख्या हमेशा बनी रहती है। इसीलिए तो राज्यसभा एक कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि ये क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। इसी प्रकार जैसे लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है, इसी प्रकार राज्यसभा का यहाँ पर पदेन सभापति फिक्स होता है। यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है जी? फिक्स होता है। जो इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यानी जो इस देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कहने का अर्थ है कि राज्यसभा को अपना सभापति चुनने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार राज्यसभा अपने में से एक उपसभापति चुनती है। तो उपसभापति का तो चुनाव वैसे ही होता है जैसे लोकसभा अपने में से करती है। तो राज्यसभा अपने में से एक उपसभापति चुन लेती है। तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने में से करती है। इसी प्रकार राज्यसभा की भी गणपूर्ति कितनी होती है, तो राज्यसभा की भी गणपूर्ति कितनी होती है जी? 1/10 होती है। तो राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है जी? 1/10। इसी प्रकार देखें संसद के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? यानी 2 अधिवेशन के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है जी? 6 महीने का अंतर हो सकता है। तो ये पूछा जाए कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने का अंतर हो सकता है। इसी प्रकार एक आर्टिकल 76 है जी, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो ये पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और सुनो, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी। तो ये पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी कौन होता है,
अटॉर्नी जनरल होता है। भारत सरकार का प्रथम वकील भी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार भी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं डाल सकता। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति चाहिए, यानी राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है जी, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है। इसी प्रकार 3 विधेयक हैं जी। एक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक क्या होता है, तो देखते हैं। संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक संसद के कौन से सदन में पहले रखा जाएगा, तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले उसे लोकसभा में रखा जाए और जरूरी नहीं है कि पहले उसे राज्यसभा में ही रखा जाए। यानी कहने का अर्थ है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। मान लो पहले उसे लोकसभा में रखा और लोकसभा ने पास कर दिया, फिर कहां से जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा ने उसे 6 महीने तक पास नहीं किया, तो साधारण विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये पूछा जाए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक के ऊपर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो पूछा जाए कि बुलाता संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसी प्रकार दूसरा विधेयक है जी धन विधेयक या वित्त विधेयक। धन विधेयक या वित्त विधेयक, तो देखें संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो देखें पहला तो प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये पूछा जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा प्रश्न कि धन विधेयक सर्वप्रथम कौन से सदन में रखा जाएगा, तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। अब लोकसभा में धन विधेयक को रख दिया और वो पास हो गया, तो फिर कहां पर जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा चाहे उस विधेयक को पास करे या फेल करे, या राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। और जो ही 14 दिन होंगे उसके बाद में धन विधेयक अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में सर्वोपरि कौन है जी? लोकसभा है। राज्यसभा तो इसे सिर्फ डिले कर सकती है, और वो भी कितने दिन? 14 दिन। इसी प्रकार एक विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के 2 सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो देखें संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखें और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में। कहने का अर्थ है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। मान लो एक सदन में रखा, लोकसभा में रखा, और लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया, तो संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर
संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि साधारण विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, अपना टॉपिक कौन सा होगा जी? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो संविधान का टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो देखें, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए जी? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखें, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहने का अर्थ है कि प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। देखें, जैसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है अचयनित व मनोनीत संयुक्त उदय निर्वाचित। तो प्रधानमंत्री क्या होता है जी? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसी प्रकार इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी? लाल बहादुर शास्त्री बने। तो ये पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कितने साल तक रहे? तो 2 वर्ष तक ही रहे। क्यों? 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौते के बाद में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। तो देखें, जो 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो 1971 में लड़ाई के समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो कहने का अर्थ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तीनों के तीनों कौन सी पार्टी के थे जी? तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी के थे। तो कहने का अर्थ है कि 1977 तक भारत में लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। यानी जब से प्रथम आम चुनाव, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुई लोकसभा के, जब से और 1977 तक भारत में केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है 1977। जबकि राज्यों में तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व 1967 तक था। उसके बाद में अन्य पार्टियां भी राज्य में सरकारें बनाई हैं। यानी राज्यों में तो कांग्रेस लगातार 1967 तक थी, जबकि केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 1977 तक थी। 1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, 1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई बने, मोरारजी देसाई बने। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जिन्हें निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में मोरारजी देसाई, और उसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बने, चौधरी चरण सिंह बने। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। तो ये पूछा जाए कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। इंदिरा गांधी के बाद में फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, इंदिरा गांधी के बाद में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी दल बदल के आधार पर व्यक्तिगत दल बदल पे रोक, व्यक्तिगत दल बदल पर रोक। तो जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, व्यक्तिगत दल बदल पर जो रोक लगाई गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। और ये भारत के प्रधानमंत्री 1989 तक रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह लगभग 1 साल रहे भारत के प्रधानमंत्री, और उसके बाद में प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, और ये भी लगभग 1 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद में फिर पहली बार बीजेपी के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये मात्र भारत के कितने दिन प्रधानमंत्री बने, 13 दिन प्रधानमंत्री बने। तो 1996 में मई में मात्र 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवगौड़ा, और ये एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री लगभग 1 साल रहे। और एच.डी. देवगौड़ा के बाद में, एच.डी. देवगौड़ा के बाद में 1 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे इंदर कुमार गुजराल, यानी I.K. गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। उसके बाद में 2 साल बाद में, यानी 1998 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, और 1998 के लोकसभा के चुनाव में फिर बीजेपी को ज्यादा सीटें आई, और प्रधानमंत्री फिर कौन बने जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी लगभग ये 13 महीने बने थे, यानी 1 साल 1 महीने। उसके बाद में फिर इनकी सरकार एक वोट से गिर गई। उसके बाद में फिर 1999 में चुनाव हुए लोकसभा के, और वापस फिर प्रधानमंत्री कौन बने जी, अटल बिहारी वाजपेयी बने। तो कहने का अर्थ है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में 2004 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए, और 2004 में
फिर कांग्रेस पार्टी बनी और प्रधानमंत्री बने सरदार मनमोहन सिंह। और ये 2004 से 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में फिर 2009 से और 2014 तक फिर कांग्रेस पार्टी बनी और फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी? सरदार मनमोहन सिंह बने। उसके बाद में 2014 में फिर चुनाव हुए लोकसभा के, और उसमें फिर बीजेपी पार्टी आ गई, भारतीय जनता पार्टी। और देखें, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई है। और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस प्रकार ये भारत के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। और देखें, मंत्री है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक देखो, 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार लोकसभा में मंत्रियों की संख्या 15% कर दी गई है। यानी मंत्रियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होगी जी? 15% से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार है उप प्रधानमंत्री। देखें, उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यानी प्रधानमंत्री का तो संविधान में उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने। और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद में भारत का उप प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो कौन बने जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल कृष्ण आडवाणी। देखें, लाल कृष्ण आडवाणी को अभी हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको अभी हाल ही में क्या दिया गया है? भारत रत्न भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स और एसके कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी एमआर की तैयारी कर रहा है उनके लिए एसके बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है। ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें आपको 57 पेपर्स आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे।
बात करें दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो एमआर भर्ती से संबंधित जानकारी है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार 2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये एक स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो MRI नेट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि MR इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो CBT के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप क्यूआर कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो एमआर की जो पहले भर्तियाँ होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी SK बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहां आप कोचिंग कर सकते हैं। वहां हॉस्टल सुविधा भी है, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के। आप अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।